जय हिंद। आप सभी को एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है। जैसा कि मध्यकाल इतिहास क्लास 7 क्लास के पहला अध्याय जो हजारों साल के परिवर्तन का युग को देखेंगे और ये इम्पोर्टेंट सारे प्रतियोगिता एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज हमारे पास में हजारों साल के परिवर्तनों को बारे में देखेंगे कि किस किस काल में कौन सा है, और इसमें आज हमारे हिंदुस्तान शब्द का जिक्र मिला गया है और मध्यकाल स्थिति को किस प्रकार के था वो भी आज हम समझेंगे। इसमें हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, हम आपको समझाएंगे, क्योंकि पढ़ना तो आप खुद जानते हैं, बट इसको मेरे लेक्चर को सुनिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं, और जब बुक में आप पढ़िएगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो मेरी प्राथमिकता है कि ये बुक को एक समरी की तरह, एक बैकग्राउंड की तरह हम आपको समझाएं, ताकि उसमें किस तरह से सामाजिक परिवर्तन हो सके और एक इतिहास को समझे। इतिहास रटने का विषय नहीं है, बल्कि समझने का विषय है, जो हमारे करके हिस्ट्री एक पोर्शन हार्ड माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम अपनी लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हमारे पास में हजारों वर्ष के दौरान में परिवर्तन, इसमें हमें हजारों वर्ष के परिवर्तन में क्या चीज पढ़ना है। जैसे देश हिंदुस्तान, माने देश का हिंदुस्तान शब्द का अर्थ क्या होता है, और इसकी स्रोत यानी स्रोत कहां से हुआ, और राजनीति प्रभावों में इस टॉपिक में पढ़ना है। तो इस टॉपिक में हजारों साल के परिवर्तन में आपको क्या चीज पढ़ना है। पहले कि भारत शब्द का उत्पत्ति कहां से हुई है और हिंदुस्तान शब्द का उत्पत्ति कहां से हुई है, इस टॉपिक में हम आपको समझाने की पूरी प्रयास करेंगे। तो हमारे पास में पहले मैप को देखेंगे। पहले ये पॉइंट है कि देश का हिंदुस्तान स्रोत राजनीति का प्रभाव कहां से हुआ, और एक टॉपिक को आज हमें पढ़ना है। देखिए दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ में है, दो प्रकार की मैप का देखिएगा, यहाँ पर मैं जिक्र दिया गया है, सब एनसीईआरटी के है, देख लीजिएगा। एनसीईआरटी खरीदिएगा और लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरा है कि पॉइंट समझे। देखिए दो मैप बनाया गया, कब, एगो सबसे पहले मैप कब बनाया गया था हमारे पास में 1154 में, और दूसरी मैप कब बनाया गया था 1720 में। ये दोनों मैप में अंतर था, समझ पाए, ये दोनों मैप में बहुत आसमान जमीन के फर्क था। तो हमारे पास में ये अरबी अली इदरीसी ने इसका अली इदरीसी तो इसने ये मैप का उपयोग किया, और इसमें क्या बताया कि भारत के रूप में भी इसको भारत के रूप में दर्शाया, यानी भारत के रूप में दर्शाया गया। और 1720 में जो आया था वह नक्शा में अलग अलग चीजों पर भी दर्शाया गया था। जैसे फ्रांसीसी ने एक नक्शा का उपयोग किया, जो आज हम वर्तमान की नक्शा को देख रहे हैं। तो हमारे पास में पॉइंट को समझ में आ चुका होगा कि नक्शा का उपयोग क्यों करते हैं। आपका प्रश्न यहां पर में उठेगा दोस्तों कि नक्शा का उपयोग क्यों करते हैं। क्योंकि अगर हमें किसी भी प्राकृतिक संसाधन या कहीं पर जाना है तो एक मानचित्र आवश्यकता होती है, जो भौगोलिक स्थिति को दर्शाएगा कि वहां पर एग्जैक्ट लोकेशन क्या चीज होता है। आज जैसे आधुनिक काल में हम लोग मैप का यूज कर रहे हैं, वो भी मैप और नक्शा के। तो दो मैप आपको याद होना चाहिए कि एक मैप 1154 में, एक मैप 1750 में। दोस्तों अब यहां पर मेरा नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा कि नए और पुरानी शब्दावली, यानी नए और पुराने, कहां पर में, यहीं पर, ये थोड़ी सी मिस्टेक हमसे लिखा गई है। तो नए और पुरानी शताब्दी माने शताब्दी, तो इसका मतलब क्या होगा कि नए चीज का और पुराने चीज का बदलाव किस प्रकार के होगा। 700 से लेकर 720 तक परिवर्तन, यानी 700 से लेकर 750 तक परिवर्तन का युग देखेंगे दोस्तों। मिस्टेक हो गई थी हमसे बोलने में, 700 से लेकर 750 तक परिवर्तन,
ये हिंदुस्तान शब्द का 13वीं सदी में इसका उपयोग किया। यानी आपसे वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि हिंदुस्तान शब्द का उपयोग कितना शताब्दी में किया गया है, तो आपका ऑब्जेक्टिव में सवाल बनेगा कि 13वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का उपयोग इतिहास में मीनार सिराज ने इस शब्द का उपयोग किया गया था, जिसने पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में कुछ बताया था कि भारत है, और बाकी इलाका वाला को नहीं बताया। ऑब्जेक्टिव पीएससी क्या पूछ सकती है कि हिंदुस्तान शब्द पर विचार करें। हिंदुस्तान शब्द का उपयोग 13वीं सदी में मिनहार एंड सिराज ने इसका उपयोग किया था, और इसका उपयोग पंजाब हरियाणा गंगा यमुना के बीच को कोची कहा था, हिंदुस्तान शब्द का उपयोग किया गया था, जो इस पॉइंट को आपको यहां पर में है। तो यही बात को आपको समझाना है कि उदाहरण के लिए आधुनिक आज हम भारत के लिए राष्ट्र का उपयोग करते हैं ना, आज हम राष्ट्र के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन 13वीं सदी में जब फारसी इतिहास ने हिंदुस्तान शब्द का उपयोग किया तो कौन कौन सा पंजाब हरियाणा गंगा यमुना के बीच के इलाका को इस्तेमाल करके दिल्ली सुल्तान के रूप में क्षेत्र के रूप में इसको उपयोग किया, लेकिन हिंदुस्तान शब्द का भारत में दक्षिण में इसका उपयोग नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा कि इसका कहां पर में नहीं है, तो दक्षिण में इसका उपयोग नहीं किया गया। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि नए और पुराने शब्दावली का अर्थ क्या क्या होती है। दोस्तों हमारे पास में अब देखिए कि एक फिन कोचेया यहाँ के बाद में 16वीं सदी में उपयोग किया गया। तो पहले बार में क्या बताया, पंजाब हरियाणा गंगा यमुना ये भारत का हिंदुस्तान और बाकी के नहीं बोला जाता। इसका जिक्र कहाँ नहीं मिला, दक्षिण में नहीं मिली है। ऑब्जेक्टिव में आपका पूछ सकता है, जब आप पढ़िएगा तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर में और एक पॉइंट की बात है कि 16वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का उपयोग बाबर ने क्या किया था 16वीं सदी में, क्योंकि ये 13वीं सदी में मीनार सिराज इसका शब्द का उपयोग किया, लेकिन 16वीं सदी में बाबर ने उपयोग किया भूगोल पर कर दिया, यानी पशुपालन के रूप में वो दर्शाया। संस्कृति का भी वर्णन मिलता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पढ़ने मिलेगा कि 16वीं सदी में बाबर हिंदुस्तान का उपयोग भूगोल पशु पक्षियों के रूप में संस्कृति का वर्णन मिला गया, और इसका उपयोग अलग अलग चीजों में भी हम जोड़ते हैं। और आज इसकी संस्कृति तत्वों को पहचान सकते हैं। हिंदुस्तान शब्द राष्ट्र का अर्थ नहीं जूझता था, लेकिन आज हम लोग भारत को अखंड जोड़ देते हैं, लेकिन मध्यकाल में लोगों इसको क्या मानते थे, इसको इतिहास में राष्ट्र के रूप में न मान के बल्कि छोटे छोटे प्रांत में इसको माना जाता था। और 16वीं सदी में भूगोल रूप में ये कौन कहा, बाबर बताया कि हमारे पास में ये चीज। तो आई होप आपको ये चीज को समझ में आ गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर में किसी शब्द का इतिहास में रहना, क्योंकि अतीत में भी अर्थ होता है। जैसे आज हम विदेशी शब्द का उपयोग करते हैं, तो विदेश मतलब विदेश में जो रह गया है, या तो विदेश अमेरिका वाला भारत में आया तो उसे विदेशी बोलते थे, लेकिन मध्यकाल में लोगों को उसको क्या बोला जाता था, यही बात को आपको समझा, यही बात को आपको। तो मध्यकाल के लोगों ने इस युग को क्या बोला था कि गांवों में कोई भी अनजान व्यक्ति को उसे विदेशी माना जाता था। ऑब्जेक्टिव में आपका पूछ देगा भाई कि गांवों में कोई भी व्यक्ति अनजान आएगा उसे विदेशी कहा जाता था, लेकिन गांव के आसपास वाले लोग रहते थे तो उसे जाति के रूप में, एक दूसरे के रूप में विदेशी नहीं जोड़ सकते थे। यानी आपको विदेशी शब्द का अर्थ आपको समझ में आ जाता था, लेकिन मध्यकाल में क्या था भाई कि विदेश का अर्थ क्या होगा कि कोई भी अनजान व्यक्ति दूसरे गांव में आ गया तो उसे विदेशी माना जाता था मध्यकाल में, लेकिन वही गांव के आसपास में रहता था तो उसे विदेशी नहीं मान। तो आपको समाज के बारे में पता चल गया कि मध्यकाल में लोग एक स्थान से दूसरे अनजान व्यक्ति को उसे विदेशी माना जाता था, लेकिन गांव के आसपास वाला को उसके विदेशी के रूप में नहीं देखा जाए, मतलब इसको नहीं। देखिए भाई
यहां तक लेता हम आपको पूरी विश्लेषण से हम आपको इतिहास को समझाने के प्रयास के रूप में कर रहे हैं। देखिए इतिहास का स्रोत, यानी इतिहास का स्रोत प्राचीन काल में क्या चीज से ले गए, पांडुलिपि अभिलेख से हमें पता चलता है। जो प्राचीन काल हम आपको पढ़ाए हैं तो क्या चीज आपको क्या चीज से पता चल जाता है कि इतिहास का स्रोत किस आधार पर इसको माना जाना चाहिए और इस किस किस पर पॉइंट के रूप में दिया जा सकता है। दोस्तों अब देखिएगा कि हमारे पास में इतिहास के स्रोत क्या है, यानी प्राचीन काल में लिखित हमें साक्ष्य तो उतना नहीं ले, लेकिन मध्यकाल ऐसे हमें अधिक मात्रा में लिखित स्रोत मिली गई है। और मध्यकाल प्राचीन काल में हमें कोची में पांडुलिपियां मिली गई है। तो इस बात पर तो मध्यकाल में क्या हुआ है कि हमें लिखने की संख्या बढ़ गई है, यानी लोग अब लिखने लगे हैं, यानी कागज पर अब लोग लिखेंगे, नकल करेंगे। जैसे ही लोगों को लिखेगा तो उसकी प्रवृत्ति चेंज होगा कि नहीं होगा, कागज चेंज होगा कि नहीं होगा। और हम आप सभी को पढ़ाए थे कि देखिए 700 से लेकर 750 तक लगभग हजारों परिवर्तन हुए हैं और इसमें लिखने की संख्या में बढ़ी है। यानी मध्यकाल में ऐसे हमें क्या मिला है कि जनसंख्या को पढ़ने की दौरान लिखने की संख्या बढ़ गई है और कागज सस्ता हो गया। कागज जैसी सस्ता होगा तो लिखेगा ना लोग और बड़े, ये समझिए नहीं। और यहाँ पर में अभिलेख के रूप में, नकल के रूप में उतार लेते थे। मान के चलिए नकल के रूप में क्यों लोग उतारते थे, क्योंकि नकल आप किसी व्यक्ति को कर रहे हैं तो कॉपी आप लिख रहे हैं तो उसके शब्द के अनुसार सोचते होंगे कि यही शब्द लिखा होगा। अब कोई चीज हजारों साल में क्या लिखा गया है, अब कैसा कैसा वर्ड में लिखा गया है हमें नहीं आ रहा, तो शब्द में हम कोशिश करते हैं कि शायद यही हो सकता है। तो यही सर वृत्तकार भी जो ये थे तो इसी तरह के नकल उतारते थे, मतलब पांडुलिपि में एकत्रित करते थे। चूंकि महत्वपूर्ण पांडुलिपि के रूप में बनाने के लिए हमें छोटे मोटे तौर पर बदलाव आते रहे और इसकी गंभीर उत्पन्न होती है। आज हमें पांडुलिपि मिलता है और इसके लिए हमें संशोधन भी करते हैं। तो अलग अलग समय पर अलग अलग प्रवृत्ति में हम लोग संशोधन भी करते हैं। देखते हैं ना, पढ़ने की तरीका में भी हम संशोधन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि समाज में परिवर्तन होगा। आज देखिए कि हमारे आधुनिक काल में शिक्षा का लेवल किस आधार से चल रही, तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि बेसिक चीजों को समझा जाना चाहिए। और मध्यकाल में लिखने की प्रवृत्ति कुछ हो गया और प्राचीन काल में क्या हुआ, यही कनेक्ट का आपको कर मध्यकाल में पांडुलिपि मिला गया, जबकि मध्यकाल ऐसे लिखने की कला शैली अधिक मात्रा में बढ़ गई और इसके लिए अभिलेख अधिक मात्रा में नहीं बल्कि लिखने की कला हो गई है। और यही बात को हम आपको समझाने की प्रयास कर रहे थे। देखिए दोस्तों, नए सामाजिक और राजनीति, यानी समाज में किस तरह से होगा उसी बात में। और एक बात आपका ये शब्द का अर्थ, ये यूपीएससी पूछा है, रहट का अर्थ क्या होता है, और यही चीज को यहाँ पर हमें दिया गया। देखिए हम आपको दिखा दे रहे रहट का उपयोग। देखिए इसका अर्थ होता अलग अलग उद्योग, सिंचाई के लिए रूप में उपयोग करते हैं और इसका आलू, मक्का, मिर्च, कॉफी, स्वर्ण लाने के लिए ये शब्द का उपयोग हम करते हैं। तो रहट का उपयोग हमारे पास में प्रौद्योगिक और के रूप में, सिंचाई के रूप में, इसका अर्थ क्या होता है, सिंचाई के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो आई होप आपको यहां तक ले समझ में आ गया। अब देखिए यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि समाज में इस तरह से परिवर्तन के रूप में दिखाने की कोशिश की गई। दोस्तों फिर पुराना और नए धर्म। देखिए धर्म का मतलब क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है कि एक मिनट दोस्तों, नए धर्म और सामाजिक, नए सामाजिक और राष्ट्र, और यही बात पर यहाँ पर में आप पढ़ लीजिएगा। एक और पॉइंट को हम समझाएंगे, पर्यावरण का मतलब क्या होता था उसमें, कि पर्यावरण के रूप में हमारे पास में फिर दिन पर दिन जंगल को साफ किया गया, बस वही संकोची हो गए। इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों, फिर आपके पास में क्या है कि पुराने और नए धर्म। देखिए पुराने नए धर्म का मतलब यानी हिंदू से संबंधित है। तो हिंदू का मेन काम क्या होता है, हिंदू का महत्वपूर्ण बदलाव, परिवर्तन, देवी देवता का आराधना करना, मंदिर का निर्माण करना, समाज में पुरोहित के रूप में
बढ़ती सत्ता, यानी आपसे कोई पूछेगा कि पुराना और नए धर्म में क्या होगा, यानी हमारे हिंदू धर्म में क्या होगा, सामाजिक मंदिर का निर्माण करना, पुरोहित के रूप में करना, कि पुरोहित पंडित जी क्या करवाते हैं, पूजा ईश्वर के कार्यक्रम समाज में इसकी संरक्षण करेंगे, और यही बात को हमारे पास में चीजों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिया गया है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आए। एक पॉइंट और हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं समय और इतिहास कालखंड विचार, यानी क्यों समय और कालखंड के रूप में विचार होता है। देखिए यहां पर मैं एक लास्ट पैराग्राफ यहां पर में दिया गया है। देखिए इस युग में 19वीं सदी में ब्रिटिश काल ने 3 चीज पर बांटा। पहला बात दिया हिंदू, फिर मुसलमान और फिर ब्रिटिश। तो इसने काल को बांटा कि पहला जो प्राचीन काल होगा, प्राचीन काल, ये क्या चीज से संबंधित होगा, हिंदू से, और ये मुसलमान से संबंधित होगा, और ये अंग्रेज से संबंधित होगा। तो 19वीं सदी में ब्रिटिश आके 3 युग में बांट दिया और कहा कि हिंदू, मुसलमान, ब्रिटिश। इसमें सामाजिक परिवर्तन, देखिए कोई भी चीज को परिवर्तन होने के लिए कितनी चीज को आवश्यकता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, राजनैतिक। ये समाज में प्राचीन काल में भी देखेंगे कि समाज आर्थिक रूप में ये जहां जहां परिवर्तन होगा उस काल में भी अलग अलग। तो ब्रिटिश आके इतना चीजों को बताया कि इस काल। तो आई होप आपको क्लास 6 का वीडियो क्लास 7 का जो वीडियो है, हम फर्स्ट हजारों साल के परिवर्तन के रूप में हम आपको पूरे लेक्चर हम अच्छे से समझाने के प्रयास एक समरी के थ्रू हम आपको किए हैं, ताकि आपको इंपॉर्टेंट चीजों को पता चलता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। वीडियो में कहीं त्रुटि या कमी पाया गया तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, ताकि इनमें हम इम्प्रूव कर सकें और आपको एक अच्छा मिलकर एक कंटेंट का निर्माण करें। अपना ख्याल रखिए, पढ़िए और अच्छे तरीके से। जय हिंद।